स्वागत है आपका एक नए मूवी रिकैप। आज मैं आपको जापान की एक टाइम ट्रैवल फिल्म की कहानी बताने वाला हूं, जिसमें अचानक से एक सैमुराई फ्यूचर में कई साल आगे पहुंच जाता है। आगे कहानी में स्पॉयलर्स हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। कहानी की शुरुआत में हम तकाची को देखते हैं, जो टोसा डोमेन का एक समुराई है। वह 18वीं सदी का एक बहुत ही बहादुर योद्धा माना जाता है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसकी बहादुरी के किस्से हर तरफ मशहूर हैं। लेकिन एक दिन उस पर एक बड़े अपराध का आरोप लगा दिया जाता है और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं बताया जाता कि उसका अपराध क्या है और उसे मौत की सजा भी सुना दी जाती है। इसलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। अगली सुबह जब तकाची की आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह अब जेल में नहीं होता। उसे अच्छे से याद होता है कि पिछली रात वह जेल में ही सोया था। वह चारों तरफ देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसके आसपास की हर चीज उसके लिए बिल्कुल नई होती है। लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए घूम रहे होते हैं। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होती हैं और हर तरफ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होता। असल में वह अचानक करीब 150 साल फ्यूचर में पहुंच चुका होता है, लेकिन तकाची को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह किसी दूसरे शहर में आ गया है। वहाँ से गुजरने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि वह समुराई की ड्रेस पहनकर किसी कॉस्प्ले का हिस्सा बना हुआ है। इसी बीच तकाची सड़क पर चलता रहता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार में बस उसकी तरफ आती है और वह बाल बाल बचता है। इतनी तेज चलने वाली चीज उसने पहले कभी नहीं देखी होती, इसलिए वह अंदर तक डर जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसी समय पास में एक हाई स्कूल का लड़का टोरा अपनी नई मोटर बाइक अपनी गर्लफ्रेंड हरुका को दिखा रहा होता है। तभी तकाची उनके पास पहुंचता है और उनसे अपने गांव का रास्ता पूछता है, लेकिन टोरा उसकी बात समझने की बजाय उससे पूछता है कि उसका कॉस्प्ले कैसा चल रहा है। यह बात सुनकर तकाची को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह एक असली समुराई होता है। पर दूसरी तरफ हरुका उसे बहुत ध्यान से देखती है। उसे तकाची बिल्कुल असली समुराई जैसा लगता है, इसलिए वह तुरंत अपना फोन निकालकर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देती है। उनसे बात करने के बाद तकाची आगे बढ़ जाता है और एक ग्रोसरी स्टोर में पहुंच जाता है। वहाँ वह एक एप्पल उठाता है और दुकान के मालिक से कहता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन वह बाद में जरूर पैसे लौटा देगा। दुकान वाला उसकी बात सुनकर इतना हैरान हो जाता है कि बिना कुछ कहे उसे एप्पल लेकर जाने देता है। तकाची दुकान से बाहर निकलकर पहली बार उस एप्पल का स्वाद लेता है। इतना मीठा और स्वादिष्ट फल उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया होता। वह बड़े आराम से उसे खा ही रहा होता है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आ जाता है। वह तकाची से कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि उस पर दुकान से चोरी करने का आरोप लगा है। जब पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तब तकाची अपनी समुराई की ट्रेनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अपना हाथ छुड़ा देता है। ये देखकर और भी पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। तकाची उनसे बचकर भागने लगता है। उसी समय हरुका उसे दौड़ते हुए देख लेती है और पूरी घटना अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। बाद में वह यह वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। भागते भागते तकाची एक घर के बाहर बेहोश होकर गिर जाता है। ये घर साइकी नाम के एक प्री स्कूल टीचर का होता है। जब तकाची की आंख खुलती है, तब साइकी उसे बताता है कि वह पूरे 2 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। पुलिस भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, लेकिन साइकी ने उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ एक एप्पल लेना कोई बड़ा अपराध नहीं था। तकाची उसकी इस मदद के लिए पूरे सम्मान के साथ झुककर धन्यवाद करता है। फिर वह अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम समुराई तकाची है। साइकी यह नाम पहले हिस्ट्री की किताबों में पढ़ चुका होता है, लेकिन उसे लगता है कि यह सिर्फ एक अजीब सा कोइंसिडेंस है और सामने वाला इंसान कोई और होगा। इसके बाद तकाची पहली बार रेजर से अपनी दाढ़ी साफ करता है। यह नई चीज देखकर वह हैरान रह जाता है। नई दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज उसे चौंका रही होती है। फिर भी उसे अभी तक यह एहसास नहीं होता कि वह अपने ही समय से 150 साल आगे आ चुका है। कुछ देर बाद साइकी उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। तकाची बताता है कि उसका जन्म 18वीं सदी में हुआ था। यह सुनते ही साइकी का डाउट सच साबित हो जाता है। वह तकाची को आज की तारीख बताता है। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि तकाची सच में भविष्य में आ चुका है। लेकिन आगे क्या करना है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। अगले दिन तकाची घर की सफाई करके साइकी की मदद करता है। वॉशिंग मशीन को काम करते देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि इतने कम समय में कपड़े साफ होते उसने कभी नहीं देखे होते। हर नई चीज उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। इसी दौरान पता चलता है कि टोरा असल में साइकी का पोता है और वह भी इसी घर में रहता है। अब तकाची को भी उसी घर में रहना पड़ता है, लेकिन टोरा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे लगता है कि यह अजीब समुराई उनके घर पर बोझ बन गया है। फिर टोरा और हरुका एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि हरुका की अपलोड की हुई तकाची वाली वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं। हरुका को तकाची बहुत पसंद आने लगा है, लेकिन यही बात टोरा
को और ज्यादा चिढ़ाने लगती है। वह तकाची को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तोरा और हारुका दोनों हिस्ट्री में तकाची के बारे में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं होता कि उनके साथ रहने वाला इंसान वही असली सैमुराई है। उन्हें लगता है कि यह सब सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस है। इसी बीच साइकी और तकाची उस कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं जहां से उसने एप्पल लिया था। तकाची दुकान के मालिक के लिए माफी के तौर पर एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाता है। वह अपने की पर अफसोस जताता है और पूरी इज्जत के साथ उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां तकाची कई तरह के स्वादिष्ट खाना खाता है। इतने अलग और स्वादिष्ट खाना उसने पहले कभी नहीं खाया होते। खाना खाते समय साइकी उससे पूछता है कि अब वह आगे क्या करना चाहता है। तकाची कहता है कि वह किसी न किसी तरह अपने समय में वापस जाने का रास्ता जरूर ढूंढेगा, तब तक वह यहीं रहेगा। साइकी उससे अपने प्री स्कूल में टीचर बनने की विनती करता है। अगले दिन तकाची बच्चों से मिलता है। सभी बच्चे एक असली समुराई को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे तकाची बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और बच्चे उसे स्मार्टफोन चलाना सिखाते हैं, उसे स्टोर घुमाते हैं, इंडोर फिशिंग करवाते हैं, बास्केटबॉल मैच दिखाते हैं और नई दुनिया की कई चीजों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तकाची बच्चों को साथ मिलकर रहने की अहमियत समझाता है। वह उन्हें मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने की सीख देता है। अपनी पूरी जिंदगी में जो बातें उसने सीखी थीं, वही सब वह बच्चों को सिखाने लगता है। धीरे धीरे तकाची पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। बच्चों की कई माएं उससे इम्प्रेस होने लगती हैं। वे उसके लिए कप केक्स और मिठाइयां लेकर आती हैं ताकि उसे खुश कर सकें। लेकिन तकाची किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। वह अपनी सेहत का भी ध्यान रखता है और 18वीं सदी में अपनी पत्नी टॉमी के लिए पूरी तरह वफादार रहता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें तकाची अपने साथियों रियोमा और कीची के साथ होता है। तभी टोयो नाम का एक ऊंचे पद वाला सैमुराई उनके गुरु की बेइज्जती कर देता है। टोयो को अपने ऊंचे पद का बहुत घमंड होता है और वह अपने से नीचे वालों को कुछ नहीं समझता। अपने गुरु का अपमान देखकर तकाची और उसके साथी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि टोयो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में तकाची भी उसे मारने की योजना बना लेता है, लेकिन यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। रात के अंधेरे में हमला करते समय वे गलती से एक ऊंचे परिवार के बड़े सदस्य को मार देते हैं। यही वजह थी कि तकाची को गिरफ्तार किया जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। अगर आपको तकाची की यह कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। और ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी जरूर दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। वापस प्रेजेंट में तकाची को तोरा स्कूल से गायब मिलता है। उसने अपने दादा साइकी से झूठ बोला होता है और स्कूल जाने की बजाय बाहर घूम रहा होता है। तकाची उसे समझाता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन तोरा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह उल्टा तकाची को ही अपने ऊपर बोझ कह देता है और वहां से चले जाने को कहता है। गुस्से में वह तकाची से लड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन तकाची उसे बिना चोट पहुंचाए आसानी से रोक देता है। फिर वह उसे समझाने लगता है कि सही रास्ते पर चलना कितना जरूरी होता है। इसी दौरान तकाची के पास उसके गुरु का संदेश आता है। यह सुनते ही वह तुरंत टोक्यो जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट दो लड़कियों को उस वायरल समुराई वाली वीडियो के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। जब वह वीडियो देखता है तो तकाची को पहचान कर हैरान रह जाता है। वह तुरंत अपना सामान उठाता है और उसी शहर पहुंच जाता है। वहां कई लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे साइकी का घर मिल जाता है। उसी समय तकाची बाजार से वापस लौट रहा होता है। घर के बाहर किसी अनजान आदमी को देखकर उसे लगता है कि शायद कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह उस आदमी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जर्नलिस्ट उससे पूछता है कि क्या उसे वह वादा याद है जो दोनों ने बहुत साल पहले किया था। ये सुनते ही तकाची रुक जाता है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टोयो की हत्या वाली रात से पहले तकाची अपने सबसे करीबी दोस्त रियोमा से बात कर रहा होता है। रियोमा इस प्लान के खिलाफ होता है। वह किसी की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए वह गांव छोड़ते समय तकाची से कहता है कि दोनों भविष्य में फिर कभी जरूर मिलेंगे। अब सच्चाई सामने आती है कि रियोमा भी तकाची की तरह समय में सफर करके भविष्य में पहुंच चुका था, लेकिन वह 6 साल पहले ही इस दुनिया में आ गया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह अपने समय में वापस नहीं जा सका, इसलिए उसने इस नई दुनिया को ही अपना लिया और अब टोक्यो में एक जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहा है। रियोमा तकाची को कत्सुराहामा लेकर जाता है। ये वही जगह होती है जहां दोनों कभी रहा करते थे, लेकिन अब वह जगह पूरी तरह बदल चुकी होती है। वहां उनकी याद में बने मेमोरियल और निशान देखकर दोनों को गर्व होता है कि 150 साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। समुद्र के किनारे चलते हुए रियोमा बताता है कि वह अपने पुराने समय को बहुत याद करता है। शुरुआत में उसने भी वापस जाने की
की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद उसने उम्मीद छोड़ दी। दूसरी तरफ तकाची अब भी मानता है कि एक दिन वह जरूर अपने समय में लौटेगा। कुछ देर के लिए तकाची को ऐसा लगता है जैसे उसके पुराने साथी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हों, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं और अपने पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। खाना खाते समय रियोमा बताता है कि भविष्य में रहने के दौरान उसने पुराने इतिहास के बारे में बहुत खोज की है, इसलिए अब उसे पता है कि 18वीं सदी में उन दोनों के साथ आखिर क्या हुआ था। वह तकाची को बताता है कि एक बेगुनाह इंसान की मौत का बोझ वह कभी भूल नहीं पाया था। इसी पछतावे में आखिर उसने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद रियोमा बताता है कि उसकी अपनी मौत भी 6 साल बाद दूसरे शहर में हत्या होने से हुई थी। दोनों अपनी अपनी कब्रों पर भी जाते हैं और वहां लिखी बातों को देखकर समझ जाते हैं कि इतिहास में जो लिखा गया था वह सच था। तकाची अब भी अपने पुराने गांव और वहां के लोगों की चिंता करता रहता है, लेकिन रायोमा उसे समझाता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। 150 साल बीत चुके हैं, अब लोग शांति से रह रहे हैं, इसीलिए उन्हें बार बार पुराने समय के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। फिर तकाची अपनी पत्नी टोमी के बारे में पूछता है। रियोमा बताता है कि उसके जाने के बाद टोमी 8 साल तक और जिंदा रही और आखिर में उसकी भी मौत हो गई। यह सुनकर तकाची कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वह आज भी अपनी पत्नी को बहुत याद करता है और उसके बारे में बात करना भी उसके लिए आसान नहीं होता। उसी समय तकाची की नजर टोरा पर पड़ती है। कुछ गुंडे उसे घेर कर उससे पैसे मांग रहे होते हैं। टोरा बार बार कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे मारना शुरू कर देते हैं, साथ ही उसकी बेइज्जती भी करते हैं। तभी तकाची और रियोमा वहां पहुंच जाते हैं। तकाची उन गुंडों के लीडर से टोरा को छोड़ने के लिए कहता है। शुरुआत में सभी गुंडे उसके समुराई वाले कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब तकाची पीछे हटने से मना कर देता है तो वे गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं। वह कुल 15 गुंडे होते हैं, जबकि सामने सिर्फ तकाची और रियोमा खड़े होते हैं। तकाची अपने दोस्त से कहता है कि वह इस लड़ाई से दूर रहे। इसके बाद वह पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठा लेता है और अकेला ही सभी गुंडों का सामना करता है। कुछ ही देर में वह एक एक करके सबको हरा देता है। आखिर में सिर्फ उनका लीडर बचता है, जो डर कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन रायोमा एयरपोर्ट पहुंचता है, क्योंकि उसे वापस टोक्यो लौटना होता है। उसने भविष्य की इस दुनिया में अपनी नई जिंदगी बना ली होती है और वह उसी में खुश रहता है। वह तकाची से भी अपने साथ टोक्यो चलने के लिए कहता है, लेकिन तकाची मना कर देता है। वह साइकी और उन बच्चों के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि अब वही लोग उसका नया परिवार बन चुके होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि तकाची अपनी पत्नी टोमी के साथ अक्सर ओरिगामी बनाया करता था, इसलिए वह बच्चों को भी ओरिगामी बनाना सिखाता है ताकि उसकी याद हमेशा उसके दिल में जिंदा रहे। अब जब उसे पता चल चुका होता है कि टोमी ने उसकी याद में अपनी आधी जिंदगी अकेले बिताई थी, तब से वह उसे पहले से भी ज्यादा याद करने लगा होता है। एक दिन तकाची के प्रीस्कूल के 3 बच्चे उसे पहाड़ियों पर चलने के लिए कहते हैं। वे अपने मोबाइल गेम के कुछ खास कैरेक्टर्स पकड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तकाची भी उनके साथ चले, लेकिन तकाची मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी टोमी की कब्र पर जाना चाहता होता है। बच्चे उसके बिना ही जाने की बात करते हैं। उसी दिन बाद में टोरा तकाची के पास आता है और पिछली रात उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वह कहता है कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। इसके बाद दोनों टोमी की कब्र पर जाते हैं और वहां खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। टोरा बताता है कि पहले उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तकाची सच में वही असली समुराई है, लेकिन कल रात जिस तरह उसने अकेले इतने सारे गुंडों का सामना किया कि उसे देखने के बाद उसकी सोच बदल गई है। अब भी उसके मन में कुछ सवाल हैं, लेकिन वह तकाची पर भरोसा करने लगा है। दूसरी तरफ वही तीनों बच्चे रात के समय अकेले पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। मोबाइल गेम के कैरेक्टर्स ढूंढते ढूंढते वे जंगल के अंदर एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां जाना मना होता है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वे किसी न किसी तरह वापस लौट आएंगे। इसी बीच तकाची और टोरा साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी टोरा आखिरकार उससे पूछ ही लेता है कि क्या वह सच में एक असली समुराई है। फिर वह कहता है कि वह उसका शिष्य बनना चाहता है। तकाची मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है और उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेता है। साथ ही वह उससे कहता है कि एक सच्चे शिष्य को हमेशा अपने देश और अपने लोगों के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। घर लौटते समय तकाची पैदल चलना पसंद करता है, जबकि टोरा अपनी मोटर बाइक पर आगे निकल जाता है। रात होते ही साइकी के घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन तीनों बच्चों की माँ बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि बच्चे 5 घंटे से भी ज्यादा समय से गायब होते हैं। सब लोग मिलकर उन्हें ढूंढने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है। वह तकाची को ढूंढ रहा होता है। पिछले दिन जिन गुंडों को उसने मारा था, उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा दी होती है। दोनों साथ में घर लौट रहे होते हैं। तभी टोरा उसे बच्चों के गायब होने की बात बताता है। यह सुनते ही तकाची को याद आता है कि बच्चे पहाड़ियों पर जाने की बात कर रहे थे। वह तुरंत समझ
जाता है कि वे कहाँ हो सकते हैं। उधर जंगल में बच्चे काफी देर तक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो वे तकाची की सिखाई हुई बातें याद करते हैं। वे फैसला करते हैं कि अगर वे एक साथ रहेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे तो कोई न कोई उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। फिर वे जंगल में जगह जगह निशान छोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें खोजने वाले लोग सही रास्ता पहचान सकें। कुछ देर बाद तकाची जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे बच्चों के छोड़े हुए निशान दिखाई देते हैं। वह उन्हीं निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार तीनों बच्चों तक पहुंच जाता है। बच्चों को सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश होता है। उसे उन पर गर्व होता है क्योंकि मुश्किल समय में उन्होंने उसकी सिखाई हुई बातों को याद रखा और हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में सभी बच्चे अपनी अपनी माँ से मिलते हैं। उनकी माँ खुशी के मारे तकाची का बार बार धन्यवाद करती हैं। लेकिन तभी वही पुलिस ऑफिसर फिर वहां पहुंच जाता है और तकाची को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। बच्चे पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वहां थोड़ी अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टोरा तकाची को वहां से बाहर ले जाता है और दोनों उसकी मोटर बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक उनकी मोटर बाइक एक गाड़ी से टकरा जाती है। टोरा किसी तरह खुद को संभाल लेता है। जब वह उठकर चारों तरफ देखता है तो तकाची वहां कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे वह अचानक हवा में गायब हो गया हो। उस दिन के बाद तकाची फिर कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे साइकी और उसका परिवार इस सच्चाई को मान लेते हैं कि अब वे उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ समय बाद टोरा और हारुका तकाची के बने हुए मेमोरियल पर जाते हैं और उसे सम्मान देते हैं। वे दुखी जरूर होते हैं लेकिन खुश भी होते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में उसके साथ समय बिताने का मौका मिला। एक दिन साइकी के पास एक बड़े बैंक के मालिक का फोन आता है। वह बताता है कि बहुत साल पहले किसी ने उसके नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी। उस समय यह बात सभी के लिए हैरानी वाली थी क्योंकि जिस इंसान के नाम वह चिट्ठी थी उसका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन बैंक के मालिक ने उस चिट्ठी को संभाल कर रखा ताकि सही समय आने पर सही इंसान तक पहुंचा सके। साइकी जब वह चिट्ठी खोलता है तो पता चलता है कि वह तकाची ने लिखी थी। उसमें उसने साइकी का उसकी दया और मदद के लिए दिल से धन्यवाद किया होता है। साथ ही वह लिखता है कि अब वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए था। उसने प्री स्कूल के बच्चों की एक तस्वीर भी बनाई होती है और उसमें लिखा होता है कि टोरा उसका आखिरी शिष्य है। इससे साफ हो जाता है कि हादसे वाले दिन गायब होने के बाद तकाची वापस अपने समय में पहुंच गया था। ये चिट्ठी पढ़कर टोरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अपने समय में लौटने के बाद तकाची अपनी पत्नी टोमी और साइकी के लिए चिट्ठियां लिखता है। साइकी वाली चिट्ठी पर वह साफ लिखता है कि उसे पूरे 150 साल बाद ही खोला जाए। इसके बाद उसके दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि अब उसे मौत की सजा मिलने वाली होती है। लेकिन तकाची के चेहरे पर कोई डर नहीं होता। अब उसे पूरी शांति मिल चुकी होती है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि एक दिन दुनिया पहले से कहीं बेहतर बन जाएगी। उसे इस बात की भी खुशी होती है कि उसे चॉकलेट केक खाने का मौका मिला, जबकि उसके दुश्मनों को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। आखिर में उसे वही करना पड़ता है जिसकी सजा उसे सुनाई गई थी। इतिहास में लोग उसे एक डरपोक इंसान समझते हैं, लेकिन असल सच्चाई कुछ और होती है। तकाची ये सब बिना किसी डर के स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने भविष्य देखा है और एक दिन दुनिया सच में बेहतर जगह बनने वाली है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी ही शानदार मूवी रिकैप वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।